नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हमने पढ़ा आधुनिक काल की सामान्य जानकारी व उसके प्रमुख कवि जो हमारे सिलेबस में शामिल किए गए हैं और आधुनिक काल की विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के खड़ी बोली के प्रथम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय एवं उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में। इनकी प्रमुख रचनाओं में वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, जुगते चौबदे आदि। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, हिंदी के ठाठ, अधखिला फूल। और इन्होंने प्रिय प्रवास नामक खड़ी बोली में एक रचना की है जो खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब हम बात करेंगे उनके काव्यगत विशेषताओं के बारे में। पहले हम भाव पक्ष को देखते हुए भाव पक्ष की विशेषताएं देखेंगे, फिर उसके बाद में कला पक्ष की विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहले भाव पक्षीय विशेषताएं। भाव पक्षीय विशेषता या विशेषताएं उनके काव्य में भाव पक्ष से संबंधित कौन सी विशेषताएं हैं, आइए देखते हैं। पहला है भाव व्यंजना। उनके काव्य में भावों की व्यंजना स्पष्ट दर्शाई गई है, चित्रित की गई है, वर्णित की गई है। प्रिय प्रवास में प्रेम को पूरी भावुकता के साथ प्रकट किया गया है और इसमें यशोदा का वात्सल्य व राधा का विरह वर्णन आदि भाव व्यंजना के अंतर्गत आते हैं। और जो प्रिय प्रवास रचना है उसमें राधा और यशोदा की विरह वर्णन है और राधा का लोकहितकारी रूप वर्णित हुआ है। इसमें इनके अलावा विरह वर्णन के अलावा भी स्मृतियों के आधार पर संयोग वर्णन भी किया गया है। आइए देखते हैं वात्सल्य वर्णन का एक उदाहरण। यशोदा जब श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़ के चले जाते हैं तो यशोदा उनके विरह में, उनके वात्सल्य के लिए उदास रहती है और जो यशोदा क्या क्या कार्य करती है श्री कृष्ण को बुलाने के लिए या उनकी प्रतीक्षा में। प्रतिदिन कितने ही देवता थी मनाती, बहु यजन कराती, विप्र के वृंद से थी। जो माँ यशोदा है वो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में उनको बुलाने के लिए देवताओं की, न जाने कितने ही देवताओं की वो पूजा अर्चना करती थी और ब्राह्मणों के समूह को बुलाकर यज्ञ हवन आदि करवाते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अयोध्या सिंह जी के काव्य में भाव व्यंजना स्वाभाविक व सजीव वर्णन हुआ है। अगला जो पॉइंट है उनके भाव पक्षीय विशेषता का वो है रस निरूपण। रस निरूपण के अंतर्गत अयोध्या सिंह जी ने अपने काव्य में कौन से रसों का प्रयोग किया है वो देखते हैं। उनकी प्रिय प्रवास रचना व वैदेही वनवास में श्रृंगार रस का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। प्रिय प्रवास में
वियोग वर्णन बहुत ही आकर्षक और सजीव ढंग से किया है। रस निरूपण के अंतर्गत राधा व श्री कृष्ण के मिलन के चित्र अंकित किए हैं। वह यशोदा व श्री कृष्ण के वात्सल्य का वर्णन किया है। आइए हम देखते हैं यशोदा का वियोग वर्णन। तन सुधी तक सोती जा रही थी यशोदा। तन सुधी अर्थात उनको अपनी तन की सुधी भी नहीं थी, याद भी नहीं रहता था, अपने शरीर के बारे में सोचती नहीं थी जब श्री कृष्ण यशोदा माँ को छोड़ के चले जाते हैं। अतिशय विमला और चिंतता हो रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित होकर एक तरह से विक्षिप्त अवस्था में चली गई थी यशोदा और देखने पर पागल से प्रतीत होती थी। और आइए राधा के विरह का वर्णन देखते हैं। राधा की क्या स्थिति होती है जब श्री कृष्ण वृंदावन या गोकुल छोड़ के चले जाते हैं। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती। राधा जो है वो पूरे दिन भर रोती रहती थी और पूरा दिन ऐसे ही व्यतीत करती थी रोते रोते। आंखों को थी सजल रखती और वो अपनी आंखों में हमेशा आंसू भरे रहते थे उसके, और उन्मनाती दिखाई देखने पर उदास प्रतीत होती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अयोध्या सिंह के काव्य में रस निरूपण बहुत ही स्वाभाविक ढंग से वर्णन किया गया है। अगला जो टॉपिक है वो है प्रकृति चित्रण। अयोध्या सिंह जी के काव्य में प्रकृति चित्रण भी आकर्षक ढंग से किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय के काव्य में प्रकृति चित्रण भी आकर्षक ढंग से किया है और इनके प्रकृति चित्रण के अंतर्गत गोकुलवासियों व राधा की स्मृतियों में अंकित उनके संयोग वर्णन के चित्र बहुत ही आकर्षक ढंग से किए हैं। यमुना विहार, वृंदावन विहार व गोकुल विहार, कदम के वृक्ष आदि जो घटनाएं हैं वो इसमें प्रकृति के अंतर्गत दर्शाई गई है और बहुत ही आकर्षक ढंग से किया है। और आइए हम देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय के संध्याकालीन एक उदाहरण देखिए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। जब संध्या होती है तो आकाश में थोड़ी लालिमा छा जाती है, उसी का वर्णन यहाँ पर प्रकृति चित्रण के अंतर्गत किया गया है। अगला जो है वो है वस्तु वर्णन। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपने काव्य में वस्तु वर्णन को भी महत्व प्रदान किया है और वस्तु वर्णन के अंतर्गत गोकुल में जो परंपराएं थी, वृंदावन की परंपराएं, ब्रज में जो भाषाएं बोली जाती थी, राधा कृष्ण मिलन, राधा कृष्ण का निश्चल प्रेम और उनकी क्रीड़ाएं, लीलाएं आदि के स्थलों को इसमें वर्णित किया है। और माँ यशोदा व श्री कृष्ण के वात्सल्य वर्णन को भी इसमें दिखाया गया है प्रिय प्रवास काव्य में। और प्रिय प्रवास काव्य में यमुना विहार, वृंदावन विहार आदि वस्तु वर्णन में सजीवता झलकती है। ये तो रहे इनके भाव पक्षीय विशेषताएं। अब हम बात करेंगे कला पक्षीय विशेषताओं के बारे में। जिस प्रकार से अयोध्या सिंह उपाध्याय का भाव पक्षीय
जो वर्णन है बहुत आकर्षक व सजीव व पाठकों के हृदय में विभिन्न प्रकार के भावनाएं उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है, वैसे ही उनका कला पक्षीय जो पक्ष है वो लेखकों को व पाठकों को लिखने के लिए, कला पक्ष को समझने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम बात करते हैं कला पक्षीय विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे भाषा की। अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रारंभ में ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन महादेवी प्रसाद द्विवेदी के जैसे संपर्क में आने के बाद में उन्होंने खड़ी बोली को अपने काव्य का माध्यम बनाया और प्रिय प्रवास नामक रचना की। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य व अयोध्या सिंह उपाध्याय को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। उन्होंने प्रिय प्रवास में या इसके बाद में जो रचनाएं की उसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया और उनकी भाषा में खड़ी बोली के शब्दों के अलावा संस्कृत के तत्सम शब्द, देशज और उनके काव्य में माधुर्य व प्रसाद गुण और मुहावरों का भी, उर्दू के मुहावरों का भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनकी जो भाषा है बहुत ही प्रभावित करने वाली व स्वाभाविक है। अगला जो कला पक्षीय विशेषता है उसमें है शैली। अगला है शैली। उनकी काव्य शैली कैसी थी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय है उन्होंने विभिन्न प्रकार की शैलियों में काव्य रचना की है, लेकिन प्रमुख रूप से उनके काव्य में वर्णनात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक व लाक्षणिक शैली का प्रयोग मिलता है। उन्होंने अपने काव्य प्रिय प्रवास में वृंदावन निवासियों, मथुरा व गोकुल गांव के संस्कारों का, रीतियों का, उनके पर्वों, उत्सवों का आदि का वर्णन किया है, जो वर्णनात्मक शैली के अंतर्गत आता है। चित्रात्मक, उन्होंने श्री कृष्ण व राधा के बहुत ही आकर्षक और लोकहितकारी चित्र अंकित किए हैं। भावात्मक शैली में उन्होंने राधा कृष्ण व यशोदा कृष्ण के भावुक चित्र अंकित किए हैं। वह लाक्षणिक शैली में पवन व राधा का जो प्रसंग है वो लाक्षणिक शैली में वर्णित किया गया है। इस प्रकार इनकी शैली बहुत ही आकर्षक है, प्रभावित करने वाली है। अगला जो है वो है छंद। छंद या छंद प्रयोग आप कैसे भी लिख सकते हो। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय है उन्होंने अपने काव्य में संस्कृत के जो छंद हैं उनको हूबहू अपने काव्य में प्रयोग किया है। जैसे मंदाक्रांता, शिखरणी, द्रुत विलंबित, मालिनी, वसंत, वंशस्थ और वसंत तिलका, उनके काव्य में इनके उदाहरण मिलते हैं। और संस्कृत के कुछ छंद हैं उनका भी प्रयोग उन्होंने स्वाभाविक ढंग से किया है। आइए उनके वंशस्थ छंद का एक उदाहरण देखते हैं। निशांत देख नभ श्वेत हो गया, तथापि पूरी न व्यथा कथा हुई। यहाँ पर कवि ने प्रिय प्रवास में या अपने काव्य में किसी व्यक्ति के द्वारा अपने दुख को बताया गया है और उसके दुख को देखते हुए पूरा आकाश श्वेत हो जाता है। अर्थात हम देखते हैं कभी कोई व्यक्ति दुख बताए और दूसरा सुन के हैरान हो जाए, तो यहाँ पर लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया है।
आगे हम देखते हैं अलंकार प्रयोग। इन्होंने अपने काव्य में विभिन्न प्रकार के हिंदी के प्रमुख जो अलंकार हैं उनका प्रयोग किया है और इन्होंने अपने काव्य में उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, स्मरण, प्रतीक, विषम, दृष्टांत आदि अलंकारों का स्वाभाविक ढंग से प्रयोग किया है। आइए उनके एक उपमा अलंकार का उदाहरण देखते हैं। नीले फूल कमल दल सी गात की श्यामलता है। यहाँ पर राधा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ये हमने पढ़ा अयोध्या सिंह उपाध्याय की भाव पक्षीय व कला पक्षीय विशेषताओं के बारे में। इनके अलावा भी हिंदी साहित्य में इनका बड़ा योगदान है और इनकी जो विशेषताएं हैं वो हिंदी की अमूल्य निधियां मान सकते हैं। कालांतर में जो कवि हैं, परवर्ती जो कवि हैं, वो इनकी काव्य का अनुसरण करके विभिन्न प्रकार की रचनाएं की हैं और इन्होंने प्रिय प्रवास काव्य में राधा का परोपकारी चित्रण किया है, लोकहितकारी चित्र अंकित किया है। इस प्रकार से ये इनकी काव्यगत विशेषताएं रहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।